दिसंबर की शुरुआत थी। शहर की गलियों में हल्की ठंड तो थी, पर असली सर्दी कहाँ थी। आरव के दिल में जैसे कुछ खाली सा था, एक ऐसा खालीपन जिसे महानगर की रफ्तार भर नहीं पा रही थी। कैमरे की आंखों से उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे लग रहा था कि वो केवल तस्वीरें खींच रहा है। कुछ दिन के लिए कहीं दूर चलूं, उसने सोचा। गूगल मैप पर उसकी नजर पड़ी हिमाचल का एक छोटा सा गांव घनेरी। इंटरनेट पर उस जगह की बहुत कम तस्वीरें थीं, और यही उसे आकर्षित कर गया। जहां इंटरनेट नहीं, वहां सुकून जरूर होगा। इतना सोचकर उसने अपना बैग पैक किया, कैमरा निकाला और निकल पड़ा उस जगह की ओर जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। पहाड़ की पहली सुबह। सफर आसान नहीं था। आखिरी 50 किलोमीटर उसने जीप में तय किए, जो पहाड़ों के संकरे बर्फ से ढके रास्तों से गुजर रही थी। और जब वो घनेरी पहुंचा, तो मानो किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रखा। वहां की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, लेकिन सर्द हवा सीधे हड्डियों में उतर जाती थी। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, और ऊपर नीला आसमान एकदम साफ। कोई शोर नहीं, बस हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं जलती लकड़ियों की खुशबू। इतना सन्नाटा और इतनी शांति। आरव ने खुद से पूछा। उसे रहने के लिए एक होमस्टे मिला, लकड़ी से बना एक छोटा सा घर, जहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उन्होंने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई अपना बहुत सालों बाद लौटकर आया है। रात को अलाव के सामने बैठकर आरव ने पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुना। शहर की भागदौड़ में जो बातें दब गई थीं, वो यहाँ बर्फ की चुप्पी में साफ सुनाई दे रही थीं। पहली मुलाकात। अगले दिन सुबह कैमरा लेकर वह बाहर निकला। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे, हाथ में स्लेट, पीठ पर पुराने बैग और होठों पर मुस्कान। उसी समय एक आवाज आई, आप नई आए हैं क्या? वह पलटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, साधारण सी ऊनी शॉल में लिपटी, आंखों में गहराई और मुस्कान में अपनापन। हाँ, आरव ने जवाब दिया, फोटोग्राफी के लिए आया हूँ। गांव की सुबह शहरों जैसी नहीं होती। यहाँ सूरज पहाड़ के पीछे से धीरे धीरे झांकता है, और उसकी किरणें जैसे बर्फ पर गिरते ही सोना बिखेर देती हैं। ठंडी हवा, दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज और लकड़ी के चूल्हे से उठता धुआं, इन सब के बीच आरव कैमरा लेकर निकला। आज उसका मकसद था गांव को करीब से जानना। गांव की गलियां और कहानियां। गांव की पतली गलियों से गुजरते हुए उसने कई तस्वीरें खींची। एक बूढ़ी औरत बर्फ साफ करती हुई, दो बच्चे बर्फ में खेलते हुए, और एक नौजवान लकड़ी की गठरी उठाकर पहाड़ी चढ़ता हुआ। लेकिन कैमरे के पीछे से आरव कुछ और भी देखने लगा था। इन चेहरों में एक तरह की थकावट थी, जैसे बर्फ ने न केवल रास्ते बल्कि दिलों को भी ढक रखा हो। गौरी का स्कूल। गौरी से दोबारा मिलना शायद आरव की उम्मीद में था, और वो हुआ भी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल था, लकड़ी की दीवारें, टीन की छत और बाहर झुंड में खड़े बच्चे। गौरी बच्चों को पढ़ा रही थी। सर्दी का मौसम केवल ठंड लेकर नहीं आता, ये हमें करीब लाता है। जैसे आग के चारों ओर सब इकट्ठे होते हैं। आरव ने तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाया, लेकिन फिर कैमरा नीचे रख दिया। कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल आंखों से देखने के लिए होते हैं, लेंस से नहीं। पढ़ाई खत्म होने के बाद गौरी बाहर आई। आज तो आप स्कूल भी पहुंच गए, वो हंसी। तुम्हारी बात मानी, कहानियां ढूंढने आया हूँ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी थोड़ा गंभीर हुई। अगर कहानियां जाननी हैं, तो लोगों से मिलो। लेकिन ध्यान रखना, कुछ चुप्पियां बर्फ की तरह होती हैं, ठंडी लेकिन गहरी। हर कोई बोलता नहीं। चाय और चुप्पियां। गौरी ने उसे गांव की सबसे पुरानी चाय की दुकान पर ले जाया।
वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे जिनकी आंखों में समय की धूल जमा थी। गौरी ने आरव का परिचय करवाया, ये बाबा हैं। इस गांव की आधी कहानियां इन्हीं के पास हैं। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, यहाँ की बर्फ बहुत कुछ छुपाती है बेटा। लोग कहते हैं बर्फ साफ होती है, पर असल में यह सबसे बड़ा पर्दा है। आरव चुप हो गया। बाबा की बातों में कुछ था, कोई छुपा हुआ डर, कोई भूली हुई घटना। बर्फ जब पिघलेगी। गांव की एक पुरानी दुकान थी जिसके बाहर फेडेड रंगों की एक नामपट्टी लटक रही थी, मोहन लाल स्टूडियो। लोग कहते थे कि यहाँ कोई तस्वीर नहीं छपती अब, पर आरव जानता था पुराने फोटोग्राफर के पास हमेशा कुछ न कुछ कैद जरूर होता है। मोहन लाल की यादों का एल्बम। आरव ने जब दुकान का दरवाजा धकेला, भीतर एक हल्की धूल की महक थी और लकड़ी के फ्रेम दीवारों पर लटक रहे थे। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों पर मोटा चश्मा, एक नेगेटिव रोल को रोशनी में देख रहा था। राम राम, आरव ने झुककर कहा, मैं तस्वीरों का शौकीन हूँ और शायद आपकी कुछ पुरानी तस्वीरों में मेरी कहानी छुपी है। बूढ़े आदमी ने चश्मा ठीक किया। कभी कभी जो जवाब हम कैमरे से चाहते हैं वो हमारी आंखों में पहले से मौजूद होते हैं। आरव ने जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें गौरी जैसी लड़की 1986 के मेले में दिख रही थी। ये फोटो आपने खींची थी? उसने पूछा। मोहन लाल के हाथ कांप गए। उसने तस्वीर को पलट पलट कर देखा, फिर बहुत देर तक चुप रहा। फिर बोला, हाँ, ये मेरी ली हुई है। और हाँ, ये वही है जो तुम सोच रहे हो। मतलब ये गौरी है? आरव हैरान था। गौरी नहीं, उसका नाम था शिवांगी। शिवांगी की कहानी। मोहन लाल की आवाज में कंपन था। 1986 की सर्दियों में वो आई थी, अकेली, चुप और अलगसी। कुछ महीने रही, बच्चों को पढ़ाया, लोगों का दिल जीता। और फिर एक रात बर्फ गिरने लगी और वो गायब हो गई। गायब मतलब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। कुछ कहते हैं उसने खुद को बर्फ में दफना लिया, कुछ कहते हैं शहर लौट गई और कुछ कहते हैं वो कभी थी ही नहीं। फिर आज की गौरी कौन है? आरव की आवाज धीमी थी। मोहन लाल ने एक और तस्वीर निकाली, एक फ्रेम में दो लड़कियां, हूबहू एक जैसी। ये देखो, एक शिवांगी है और एक शायद उसकी बेटी। पर वो कैसे? शिवांगी तो। मोहन लाल ने उसकी बात काटी। कहते हैं पहाड़ अपनी कहानियों को चुप रखते हैं। कभी कभी खून की लकीरें भी बर्फ जैसी सफेद होती हैं, दिखती नहीं पर होती हैं। रात की बेचैनी। उस रात आरव को नींद नहीं आई। गौरी। आरव सुबह से बेचैन था। मोहन लाल की बातें उसके ज़हन में घूम रही थीं। शिवांगी गौरी जैसी थी या शायद वही थी? पर अब वक्त आ गया था सीधे सवाल करने का। सवालों की बरसात बर्फ के बीच। दोपहर को स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई थी। आरव ने गौरी को स्कूल के बाहर लकड़ियां समेटते हुए देखा। गौरी आवाज कुछ तीखी थी। वो पलटी। उसकी मुस्कान गायब थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि अब चुप्पी टिकने वाली नहीं। मुझसे झूठ क्यों बोला? आरव उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। ये कौन है? उसने जेब से वही तस्वीर निकाली जिसमें शिवांगी और दूसरी लड़की शायद वही थी जो आज गौरी के नाम से जानी जाती है। गौरी कुछ नहीं बोली, बस बर्फ पर अपनी नजरें टिकाए रही। शिवांगी तुम्हारी माँ थी। गौरी की पलकों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी थी। उसकी आंखें नम थीं। फिर बहुत देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, गौरी की कहानी बर्फ और आग का सच। हाँ।
शिवांगी मेरी माँ थी। वो यहाँ आई थी पढ़ाने कुछ सालों के लिए, पर उसके साथ जो हुआ वो मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी। उसकी कहानी में प्यार था, धोखा था और एक अधूरा अंत। आरव धीरे धीरे बैठ गया। तुम मुझे सब बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। गौरी ने गहरी सांस ली। हवा ठंडी थी पर उसकी आवाज में गर्मी थी, वो गर्मी जो सच बोलते वक्त दिल से उठती है। माँ को यहाँ एक आदमी से प्यार हुआ, गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी जिसकी छवि आदर्श जैसी थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था। माँ को जब सच्चाई पता चली तो उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वो मुझे जन्म दे चुकी थी बिन पिता के नाम के। लोगों ने ताने मारे, माँ पर कीचड़ उछाली और फिर एक रात वो सच में गायब हो गई। मैं तब 1 साल की थी। बाबा ने मुझे पाला, वही जो मंदिर के पास बैठते हैं। उन्होंने मेरी माँ को कभी दोष नहीं दिया, लेकिन मैंने तय किया मैं लौटूंगी, इसी गांव में पढ़ाऊंगी और किसी और लड़की की कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगी। आरव की आंखें नम हो गईं। इतनी सर्द हवाओं के बीच भी उसके अंदर कुछ पिघलने लगा था। पर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? गौरी मुस्कर। मोहनलाल की दुकान पर आरव और गौरी की बात किसी ने सुन ली थी और अब वो बात धीरे धीरे आग की तरह फैल रही थी। गौरी शिवांगी की बेटी है, उस औरत की जिसने गांव की इज्जत पर दांत लगाया था। पंचायत की बैठक। गांव के बीचों बीच चौपाल में पंचायत बैठी। लकड़ी की कुर्सियों पर वही पुराने चेहरे, मुखिया, बुजुर्ग, गांव के कथित सम्मानित लोग। गौरी को बुलाया गया। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन आज वो सिर्फ दर्शक नहीं था, वो साथ खड़ा था गौरी के। मुखिया ने घुड़की दी। गौरी, क्या ये सच है कि तुम शिवांगी की बेटी हो? गौरी ने सीधा जवाब दिया, हाँ, और मुझे इस पर गर्व है। सभा में हलचल मच गई। तुम जानती हो उसने गांव को कैसे छोड़ा था? हाँ, गौरी ने कहा, पर आपने कभी पूछा कि वो क्यों गई थी? आरव की आवाज। अब आरव बोल पड़ा, मैं शहर से आया हूँ, लेकिन दिल यहीं छोड़ जाऊंगा। मैंने आपकी बर्फ देखी, आपकी खूबसूरती देखी और अब आपकी असलियत भी देख रहा हूँ। आप शिवांगी को दोषी मानते हैं क्योंकि उसने सच में जीने की कोशिश की थी, और गौरी को क्योंकि उसने आपके बनाए झूठे नियम तोड़ दिए। सच ये है, इस गांव की सबसे ताकतवर औरत को आपने भुला दिया और अब उसकी बेटी को भी दफनाना चाहते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाबा की आखिरी गवाही। तभी मंदिर की सीढ़ियों से बाबा नीचे आए, वही जिन्होंने गौरी को पाला था। अगर आज शिवांगी की आत्मा कहीं होगी, बाबा बोले, तो वो देख रही होगी कि उसकी बेटी ने उसकी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ा। मैंने उसे पाला और कभी शर्म महसूस नहीं की। शर्म तो उन पर होनी चाहिए जिन्होंने सच को दबाया और एक औरत की गरिमा को मिट्टी में मिलाया। बर्फ की पहली दरार। मुखिया चुप था। बहुत से लोग अब झुकी निगाहों से गौरी की तरफ देख रहे थे और फिर एक बुजुर्ग औरत खड़ी हुई। मैंने शिवांगी से पढ़ना सीखा था। अगर आज गौरी पढ़ा रही है तो ये उसका हक है। धीरे धीरे कुछ और लोग उठे। समर्थन धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो पहली धूप। उस शाम बर्फ फिर गिरी, लेकिन इस बार ठंडी नहीं लगी। गौरी ने जब स्कूल की छत से बर्फ गिराई तो बच्चों की, गांव की बर्फ अब भी गिरी जा रही थी, पर अब वो चुप नहीं थी। हर बर्फ का टुकड़ा जैसे कुछ कह रहा था। गांव अब गौरी को अपनाने लगा था। वो अब शिवांगी की बेटी नहीं, अपनी पहचान वाली एक शिक्षिका बन चुकी थी।
और आरव, वो अब अपने कैमरे से कम और दिल से ज्यादा तस्वीरें खींचने लगा था। विदा का वक्त। आरव के जाने का दिन आ गया था। उसका बैग तैयार था, कैमरा केस बंद, पर दिल नहीं। गौरी उसे छोड़ने सड़क तक आई। रास्ता बर्फ से ढका था, लेकिन दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। तो तुम जा ही रहे हो? गौरी ने पूछा। आवाज में हल्की मुस्कान और छुपी नमी थी। काम है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन दिल यहीं रह गया है, आरव ने कहा, आंखें उसकी आंखों में। और मैं? गौरी ने बहुत सीधी बात पूछी। आरव चुप हो गया। फिर जेब से एक फोटो निकाली जो उसने पिछली शाम ली थी। गौरी बच्चों के बीच हाथ फैलाए, पीछे बर्फ गिरती हुई और उसकी आंखों में उजाला। तुम यहाँ हो, इस तस्वीर में, इस जगह में। मैं जब भी खुद को खोया महसूस करूंगा, बस तुम्हें देखूंगा और समझ जाऊंगा कि सच्ची कहानियां कैमरे से नहीं, रिश्तों से बनती हैं। एक प्रस्ताव, अनकहा, फिर भी साफ। गौरी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, अगर कभी फिर लौटो तो पर्यटक बनकर मत आना। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तब शायद यहीं का हिस्सा बनकर लौटूंगा। शायद एक शिक्षक बनकर, या तुम्हारा सहायक, या, गौरी ने धीरे से कहा, एक साथ चलने वाला। आरव की आंखें नम थीं, पर मुस्कान गहरी। हाँ, उसने कहा, अगर तुम साथ हो तो बर्फ में भी आग जल सकती है। आखिरी मोड़ पर जीप स्टार्ट हो चुकी थी। आरव सवार हुआ और खिड़की से हाथ बाहर निकाला। गौरी ने सिर्फ एक शब्द कहा, लौट आना। और बर्फ की उस चुप्पी में वो शब्द बहुत दूर तक गूंजता रहा।